Hey guys, welcome to our new YouTube channel. तो यस क्यूब को सॉल्व करना बहुत टफ है एंड इट्स वेरी ट्रिकी। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो काफ़ी टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका सेकेंड्स में ये सॉल्व हो जाता है, बट नॉट फॉर मी। ठीक इसी तरीक़े से कुछ लोगों के लिए साइंस को पढ़ना, मैथमेटिक्स उनके लिए सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होता है कि अगर वो ट्रिक को फॉलो करते हुए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के साथ अगर वो पढ़ाई करें तो उनके लिए भी वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ एंड विद प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस किया जाएगा वो चीज़ उतना उनके लिए फ़ाइन होता चला जाएगा। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट करते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं, उसे दूर भागते हैं। जस्ट लाइक अ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी वजह से यही सारा प्रॉब्लम्स को लेकर इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग आए हैं कि जितने भी अभी रिमेनिंग डेज़ बचे हैं किस चीज़ के लिए, माध्यमिक परीक्षा 2024 जो कि स्टार्ट होने वाला है 2 फेब। ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आज आपका हो गया है 13 जनवरी। तो जितने भी दिन बचे हैं इन दिनों में हम लोग फिज़िकल साइंस एंड मैथमेटिक्स का जितना सिलेबस है उन सिलेबस में से स्पेसिफ़िक पार्ट्स जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनमें से स्पेसिफ़िक टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। स्पेसिफ़िक टॉपिक्स को कवर अप करने का मतलब क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चंस का हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ हमारी टीम ने देखा है कि कौन कौन से पार्ट से प्रॉपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटायर कंटेंट से क्वेश्चंस बोर्ड उठाकर देते नहीं हैं। बुक्स का तो पूरा प्रॉपर पार्ट उठाकर टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं। तो जिस पार्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं दैट पार्ट को ही सिर्फ हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ें, उसी को प्रैक्टिस करके जाएं तो एग्ज़ाम्स हम लोग का अच्छा चला जाएगा। उसी लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजिक प्लान करके ये प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ये क्लास को हम लोग चला रहे हैं। जितने भी दिन बचे हैं 18 डेज़ जो भी बचे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग ये अगर प्रैक्टिस कर लेंगे दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, इट विल हेल्प यू। तो इस चैनल के लिए जो कि हमारा इस चैनल का नाम है साइंटिफिक गुरुकुल, तो एंड आई विल बी टीचिंग यू फिज़िकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर 3 ऑफ फिज़िकल साइंस, दैट इज़ केमिकल कैलकुलेशन। व्हाट इट इज़? केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन ये जो टर्म है ये सुनते ही हम लोग हमारे दिमाग में ही कि बहुत सारी कैलकुलेशंस एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। जितने ज़्यादा जैसे ही ये वर्ड आता है हमारे दिमाग में केमिकल, वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। यार केमिकल्स, फिर उसे गंदा होगा हाथ, केमिकल्स आ जाता है। और बहुत कोई को अच्छा भी लगता है कि यार मज़ा आएगा, बड़ा क्या चीज़ है। बहुत कोई को फिज़िकल साइंस अच्छा है जैसे कि मुझे। तो केमिकल कैलकुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग से स्टार्ट करते हैं विथ प्रॉपर डेट। 13 Jan 24 and chapter is chemical कैलकुलेशन। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ने जाओगे तो आप देखोगे कि टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पार्ट में आपका कंटेंट बना हुआ है। कॉन्टेक्स्ट बहुत सारा है, लेवॉइजर एक्सपेरिमेंट है एंड कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ बहुत सारा चीज़ है जो टॉपिक वाइज बहुत सारा कुछ दिया रहेगा। तो उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन भी करने नहीं जाऊँगा, ना ही मैं वो टॉपिक्स को अराइज भी करूँगा, बोलने भी नहीं जाऊँगा। जितना आने वाला है सिर्फ वही टॉपिक्स को मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के तौर पर दिखाऊँगा। थ्योरीज जितना आएगा उतना लिखूँगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सॉल्व करके आपको दिखाऊँगा कि न्यूमेरिकल्स या थ्योरीज क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे जितना आने का चांसेस है।
और आप उन सभी क्वेश्चंस को फॉलो करोगे। और बाकी जो क्वेश्चंस का ज़रूरत होगा जो आपको फॉलो करना है वो आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बस देखते जाइए। केमिकल कैलकुलेशंस, जैसे ही हम चैप्टर का नाम देते हैं कि केमिकल कैलकुलेशंस, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले ही ये चैप्टर का नाम जैसे ही आया आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा टर्म, केमिकल रिएक्शन। जैसे ही केमिकल कैलकुलेशन आएगा आपके दिमाग में कौन सा टर्म आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, हम लोग को दिमाग में यह आता है कि केमिकल रिएक्शन अब क्या है, केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है। हम लोग को लगता है ऐसा कि सिर्फ लैबोरेटरीज यूज़ होते हैं हमारे कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरीज स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में भी जो भी लैबोरेटरीज होते हैं वहीं पर ही केमिकल रिएक्शंस के लिए हम लोग को लेकर जाया जाता है विथ एप्रॉन, प्रॉपर एप्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे डेली लाइफ में आस-पास में इन्वायरमेंट्स में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे घर में भी केमिकल रिएक्शंस होने का एक प्रॉपर जगह है। आपका एक पर्सनल लैबोरेटरी है जिसे हम किचन कहते हैं, जहाँ पे आप कुकिंग करते हो, जहाँ आपकी मम्मी कुकिंग करती है, जहाँ आपकी सिस्टर कुकिंग करती है। कुकिंग करने से आप कैसे ऐसा फील कर रहे हो, सर कुकिंग कैसे केमिकल रिएक्शन वाला जगह हो गया। कुकिंग करते वक्त आप क्या कर रहे हो, आप जो भी चीज़ कुक कर रहे हो, किसी भी एलिमेंट को, कोई भी सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हो और उसको मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हो। इसी चीज़ को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो मैंने हिंदी भाषा में बोला उसी को बस हम लोग इंग्लिश भाषा में चेंज कर देंगे, अंग्रेज़ी भाषा में उसको चेंज कर दिया जाए तो वही बन जाता है केमिकल रिएक्शन। करते क्या हम लोग, केमिकल रिएक्शन जब हम लोग को बोलना पड़ता है विद प्रॉपर सेंटेंस के साथ लिखना पड़ता है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन से सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें क्या करना है हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक्चुअल में। इस केमिकल जो भी ये पार्ट आएगा, केमिकल वर्ड से हम लोगों को क्या समझना है कि इसके अंदर में केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। इस वर्ड से क्या समझना हम लोग को, ये वर्ड से सिर्फ समझना है कि इसके अंदर में क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन। और ये कैलकुलेशन वर्ड से क्या हम लोग को समझना है कि उसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है उससे रिलेटेड किसी चीज़ का हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन का मतलब टू मेज़र और टू कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करना है, क्या मेज़र करना है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। When two or more substances are mixed, their physical appearance as well as chemical composition changes। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। एक अकेला भाई तो किसी के साथ नहीं मिलेगा कोई भी सब्सटेंस, अकेला खुद खड़ा रह के क्या मिलेगा भाई मैं किसके साथ मिलूँ, नहीं। जब भी कोई दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो देखा जा सकता है, उसका हाइट, उसका लेंथ, उसका वेट, उसका मास, उसका फिजिकल अपीयरेंस, साथ ही साथ उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका अंदर का जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करता है, वो चेंज करता है। जब भी ये होगा इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये कहाँ होता है,
हर जगह होता है, एनवायरनमेंट में हर वक्त हो रहा होता है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहो तो आपको हर जगह फील होगा। अगर जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे आपको लगेगा कि हर जगह केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहें तो आप छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर मैं चाहूँ अगर शरबत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आप जिस चीज़ का आपको बनाना चाहो, मैं चाहता हूँ नॉर्मल से शरबत बनाना, तो मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाना चाहता हूँ। तो एक गिलास पानी लिया, सिर्फ अपने लिए बनाना, तो एक गिलास पानी लिया और 2 से 3 स्पून 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा उसमें मैंने घोल दिया, स्टिर कर दिया। उसके बाद साथ ही साथ उसको और मीठा करने के लिए मैंने क्या किया, उसमें शुगर डिज़ोल्व कर दिया। अब ये हुआ क्या इसमें, सर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा आपने क्या कर रहा है। पहले मैंने पानी लिया है, उसमें क्या किया है, 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा डिज़ोल्व किया है, स्टिर किया उसको। 2 अलग अलग चीज़ था ना, उसको मिक्स किया है। तीसरा एक और भी चीज़ था, मोर देन 2 सब्सटेंस, उसको भी डिज़ोल्व किया। ये तीनों चीज़ मिलकर एक नया सब्सटेंस बन गया, दैट इज़ शरबत। थर्ड सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बना है। ये नया जो सब्सटेंस बन गया है तीनों चीज़ का मिक्स होने से, दिस चेंज इज़ कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। क्यों? कि उसमें से पानी का फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया, उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पानी का टेस्ट चेंज हो गया, दैट इज़ इट्स केमिकल कंपोजिशन। इसमें रूह अफ़ज़ा का भी तो फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल अपीयरेंस चेंज हो गया, कंपोजिशन। शुगर भी डिज़ोल्व होकर अपना फिजिकल अपीयरेंस खो दिया और केमिकल कंपोजिशन भी खो दिया, दैट इज़ इट्स केमिकल रिएक्शन। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखना चाहें तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई एलिमेंट या सब्सटेंस ले लेते ए, अगर वो ऐड किया जा रहा है किसके साथ, बी के साथ, तो वो एक नया कंपाउंड बना रहा है सी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख देते हैं कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। पहले समझ लेना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना। अब ये जो हम लोगों ने लिया है a प्लस बी और जो बनाया है वो c है, इसमें a क्या है b क्या है, देन आफ्टर c का फॉर्मेशन किया जा रहा है। मान लेते हैं a क्या है, मान क्या लेते हैं, देखिए मान लेते हैं c जो बना है वो शरबत है। तो यहाँ पर जिस चीज़ को लिया गया, जिस सब्सटेंस को मिक्स किया जा रहा है, जिन 2 सब्सटेंस को मिक्स किया जा रहा है, वो 2 सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेंगे, उन 2 सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। और जो चीज़ का फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही रिएक्टेंट्स हो, 2 से ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 2 होगा, 2 से ज़्यादा हो सकता है। प्रोडक्ट भी एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, मिनिमम तो एक होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि एक भी ना हो। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि केमिकल कैलकुलेशन के अंदर में कौन सारा टॉपिक्स है जो हम लोग को मेमोराइज़ करना है, जो हम लोग को जानना ज़रूरी, मेमोराइज़ नहीं, जानना ज़रूरी है। अब हम लोग उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। पहले ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका इंट्रोडक्शन पेज बनता है। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो, केमिकल कैलकुलेशंस का सबसे पहला जो 2 भाग करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, तरह हम लोग बांटते हैं। पहला जो करते हैं वो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन
of mass in a chemical रिएक्शन। एक इसका जो टॉपिक निकलता है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, और दूसरा जो टॉपिक निकलता है वो निकलता है स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। इसको कैसे पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, वर्ड कंजर्वेशन से हम लोग क्या समझ में आ रहा है, कंजर्वेशनल पार्क होता है, किसी किसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्व माइंड है काफ़ी। कंजर्व माइंड का मतलब क्या होता है, काफ़ी महदूद सोच है, काफ़ी लिमिटेड सोच है किसी का। लिमिटेड सोच मतलब बाउंडेड सोच है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोच सकता है एकदम, मतलब उसका सोच है जो इससे ज़्यादा, इस बियॉन्ड फ्रॉम दैट वो सोच ही नहीं सकता है, इसके एक बाउंड्री से घिरा हुआ उसका सोच। तो वैसा ही उसको यहाँ अगर अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर में कुछ मासेस होता है जो कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब वो बाहर नहीं जा सकता है। कहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकता है। अब इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक टॉपिक अराइज होता है जो कंटेंट में आता है। डॉल्टन का एक बात आता है, जॉन डॉल्टन जो एटम का डिस्कवर किया था, वो बोलते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, एक एटम होता है। और एटम कैन नीदर बी प्रोड्यूस और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नीदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ही हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, ऐसा नहीं कि बचपन में पढ़े थे, हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे, तो ये क्लास 10 का पार्ट है। तो वो बोले थे कि एटम को ना ही पैदा किया सकता है, ना ही उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब वही चीज़ को जब वो लोग यहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि सारा एलिमेंट्स एटम का बना हुआ है और एटम से मिल मिल कर ही बड़ा बड़ा एलिमेंट्स बना है, उसका कुछ मासेस होता है, तो मास को भी तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो एटम ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये बोला था। उसके बाद भी जॉन डॉल्टन ये भी बोला था कि द एटम जस्ट ट्रांसफॉर्म इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो जस्ट अपना फॉर्म चेंज करता है, अपना सिर्फ शक्ल बदलता है, जस्ट लाइक एनर्जी। आइंस्टाइन भी ये बात बोला था कि अपना वो क्या करता है, अपना एनर्जी चेंज करता है। एनर्जी क्या करता है, अपना एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज करता है। जस्ट लाइक हम लोग अपना हाथ को जस्ट रब करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ को अपना रब करना, दिस इज़ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग अपना मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और ये चेंज किस में हो जा रहा है, हीट एनर्जी में, क्योंकि हम लोग को हीट फील होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, दिस इज़ चेंज ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरीक़ा से यहाँ पर मास का चेंजेस होगा, मास अपना एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज होगा, लेकिन वो वेस्ट नहीं होगा। चूँकि वन फॉर्मेट से अदर फॉर्म में जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से वो क्या है, बाउंड्री के अंदर में ही है। एक विला से निकल कर दूसरे विला में जा रहा है, लेकिन वो दोनों विला एक क्या है, एक बाउंड्री के अंदर में ही है। चूँकि ये बाउंड्री के अंदर में ही है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, कंजर्व है। अब हम लोग उसके अंदर में देखते हैं क्या लिखा जाएगा। इसके अंदर में एक सब टॉपिक आता है, वो सब टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ केमिकल रिएक्शन में। उसके अंदर में एक सब टॉपिक आता है, जो आता है क्या, एक लॉ आता है। वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, उस मतलब कंजर्वेशन है उसका लॉ, क्योंकि बिना लॉ के कोई भी चीज़ वर्क नहीं करता है। कोई भी चीज़ को प्रूव किया गया, अगर फिज़िक्स में हो, लाइफ साइंस में हो, तो विदाउट लॉ के उसको प्रूफ नहीं किया गया। पहले प्रूफ किया गया, देन आफ्टर उसको लॉ बना दिया गया कि इसके थ्रू ये प्रूफ हुआ है। तो लॉ में क्या बोलता है, लॉ में ये बोलता है, अच्छा पहले लॉ लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं।
क्या लिखा मैंने, लिखा है द सम टोटल ऑफ मास, मास का सम टोटल यानी कि एडिशन, किसका मास, रिएक्टेंट का मास। थोड़ा देर पहले ही अभी हम लोग जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे वही मैंने बताया था कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, इस वजह से ही बता दिया था क्योंकि ये चीज़ आने वाला था। जो सम टोटल होता है किसका, रिएक्टेंट का मास का, रिएक्टेंट का जो मास होता है इंडिविजुअल रिएक्टेंट का मास, उसका अगर सम टोटल किया जाए इंडिविजुअली का, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उनका सब का सम किया जाए, वो क्या होगा, विल बी इक्वल, वो बराबर होगा किसका, जितना भी प्रोडक्ट हो, एक प्रोडक्ट हो, दो प्रोडक्ट हो, तीन प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट होगा उसका जो भी मास होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा, विल बी इक्वल। कहाँ पर, ये किसके बीच में होगा, ये इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा तो ही तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, ऐसे ही तो नहीं होने वाला होगा। तो ये कब होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोलता है, क्योंकि मास के बारे में बोल रहा है, ऑब्वियस सा बात है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोलेगा। यहाँ पर भी हम लोग सेम काइंड, जैसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में हम लोग दिखे फॉर एग्जांपल, वही चीज़ हम लोग यहाँ भी फॉर एग्जांपल करके यूज़ करके बोल सकते हैं। समझने के लिए हम लोग कॉपी में ऐसा ज़रूर उतारेंगे, क्या उतारेंगे, सेम है जैसे कि हम लोग थोड़ा पहले किए थे। फॉर एग्जाम्पल in a chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन कुछ भी ले लेते हैं, A प्लस B, वही केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं C, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग नीचे डिनोट करते हैं, जस्ट एक केमिकल रिएक्शन ले लिया तो अब A के नीचे में हम लोग डिनोट करते हैं कि A का जो मास है वो कितना है, A का जो मास है वो m स्मॉल m से डिनोट करते हैं, m1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल m1। और जो B का मास है हम लोग उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m2 से। और ये दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है, क्योंकि ये लोग रिएक्ट आपस में करेगा और क्या बनाएगा, C यानी कि प्रोडक्ट बनाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम लोग मास कंसीडर करते हैं, क्या होगा, कैपिटल M। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास LCOM, इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय क्या होना चाहिए, ये क्या बोला है, सम टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट। सम टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, रिएक्टेंट A एंड B, इन दोनों का मास का सम यानी कि m1 प्लस m2, ये हो गया सम, ये क्या होगा, विल बी इक्वल, इक्वल मीन्स इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट का मास का, प्रोडक्ट कौन है, सिर्फ अकेला एक, उसका मास के बराबर होगा, दिस, ये बोलता है लॉ। बस इसको फॉलो करना है और इससे रिलेटेड बोलेगा हम लोग को क्वेश्चंस, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ये आपका थ्योरी में नहीं पूछने जाएगा। एक भी सम्स नियर अबाउट 5 to 6 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा है जो आपका थ्योरी में इससे रिलेटेड पूछा गया हो, सारा का सारा न्यूमेरिकल्स पूछा है, ठीक है, वो हम लोग सारा देखेंगे। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मिनट, एक बार में ले लेना स्क्रीनशॉट। स्टोइचियोमेट्रिक का भी हम लोग एक सब डिवीज़न बना लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक में हम लोग को कौन सा 2 सब डिवीज़न पढ़ना है। स्टोइचियोमेट्रिक में भी हम लोग का एक्चुअल में इक्वेशंस रहेगा जिससे हम लोग को 2 कैलकुलेशंस पढ़ना है। वो कैलकुलेशंस किसके किसके बीच में होगा, यहाँ जो कैलकुलेशन की हम लोग किसका कर रहे थे, मास का कैलकुलेशन, नीचे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे ना, इक्वल्स टू में आ जाएगा। तो यहाँ किसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ भी उसी का कैलकुलेशन करेंगे, किसका, मास बोला जाए या वेट बोला जाए, वेट एंड मास इज द सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं होना, वेट वर्सेस वेट कैलकुलेशन। और जो दूसरा चीज़ है ये है मॉलिक्यूलर वेट वर्सेस वेपर डेंसिटी। सर ये वेपर डेंसिटी क्या है,
जनरली जब भी हम लोग किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो जो गैस निकलता है, इवापोरेशन होता है, उसको हम लोग जनरली गैस बोलते हैं, या गैस का स्पेसिफिक गैस का नाम लेकर बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस का इवापोरेशन हो रहा है, किसी गैस का इवापोरेशन। लेकिन जब हम लोग वाटर बॉयल करते हैं और जो इवापोरेट होता है उस गैस को हम लोग बोलते हैं वेपर। ठीक है, वाटर वेपर बोलते हैं या सिर्फ वेपर बोलते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक जब वाटर बॉयल करेगा तो उसको हम लोग गैस नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर। तो ये हम लोग स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, इसका बस एक रिलेशन है जिसको हम लोग को पढ़ना है और कुछ खास बात नहीं है इसमें। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम लोग के पास कुछ टर्म्स जो आगे में यूज़ होगा, जैसे मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यूज़ निकालना होगा, एटॉमिक मास निकालना होगा, मोल निकालना होगा, तो वो हम लोगों को मेमोराइज़ नहीं होता है। जबकि न्यूमेरिकल्स वालों में वो कुछ गिवन होता है, लेकिन वो MCQs में गिवन नहीं होता है। तो हम लोग को वो मेमोराइज़ नहीं होने की वजह से वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे कि नहीं। तो मेमोराइज़ कर लेने से हम लोग कुछ खुद ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और वो बहुत ईजी होता है मेमोराइज़ करना। वो सारा ट्रिकी होता है, सारा का सारा ट्रिकी होता है। पहले ही बोला था एंट्री में ही कि अगर ट्रिक के साथ वो सारा चीज़ कर लिया जाए तो सब कुछ है आसान। चाहो तो सब कुछ है आसान। यंगिस्तान मेरी जान। जोक्स अपार्ट। तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्क्रीन पे, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, ले लिया हमने। तो वो सारा जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में उसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस अभी मैंने उतार के रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो भी हम लोग मास देखें उससे ये क्वेश्चन बनेगा। तो एग्जांपल अभी तो मैंने दिखा दिया था कि मास कैसे इक्वल में है, उससे ये क्वेश्चन बनाएंगे अभी, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद जस्ट बाद प्रीवियस क्वेश्चन एक दिखाएंगे जो आया हुआ है, वो देखकर आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि कैसे सॉल्व ईजिली हो जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले जैसे कि वो स्क्रीन में आपने देखा होगा, पहले वो नोट डाउन जो किया, ये स्क्रीनशॉट में खोल कर देखो आप कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ था। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 दिया हुआ था, तो वो सिर्फ 16 नहीं होगा, 16 ग्राम होगा एटॉमिक मास। वो ऑक्सीजन का एटॉमिक वैल्यू है। लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट जो गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में होता है। मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 फॉर्मेट में पाया जाता है। O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर में 2 एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर में 2 एटम। ये टू क्या बता रहा है, 2 एटम्स। तो हम लोग को जब भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा उसका MW मॉलिक्यूलर वेट, वो कैसे निकालेंगे, ये तो एटॉमिक वेट है तो 16 लिखेंगे, और चूँकि इसमें 2 एटम है इस वजह से हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 32 ग्राम। ये जो निकला ये क्या निकला, मॉलिक्यूलर वेट। तो हर वक्त हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। अगर वहाँ एटॉमिक वेट निकालने बोलेगा तो एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, एटॉमिक वेट डायरेक्ट ले लेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बोलेगा तो हम लोग उसके हिसाब से निकालेंगे। वहाँ देखेंगे कि नीचे में 2 है, 3 है, उससे पहले क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको देख कर करेंगे पहले, फिर जब हम लोग सीख लेंगे उसके बाद मेमोराइज के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन। CaCl2, इसका नाम से हम लोग कोई मतलब अभी नहीं है, फिर भी कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Ca कैल्शियम, साथ में क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ये 3 चीज़ बनते हैं, आर प्रोड्यूस बनाए जाते हैं किसके ज़रिए, बाय द रिएक्शन ऑफ, रिएक्ट के ज़रिए, रिएक्शन के ज़रिए किसका रिएक्शन हो रहा है, और डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब 2 तरह के एसिड होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होते हैं और एक कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं। कंसनट्रेटेड जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड एसिड होते हैं जिनको यूज़ करने से जनरली मना किया जाता है, और डाइल्यूट जो होते हैं वो थोड़े नॉर्मल कम एसिडिक नेचर में होते हैं, जो जिनको लेबोरेटरी में रखा जाता है यूज़ करने के लिए और बाकी सारा काम करने के लिए।
तो डाइल्यूट HCl का यूज़ जब किया जा रहा है रिएक्शन के लिए, किसके साथ, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब डाइल्यूट HCl का रिएक्ट किया जा रहा है तो क्या फॉर्मेट हो रहा है, ये 3 चीज़ फॉर्मेट हो रहा है। पहले इस सेंटेंस को देखते हुए हम लोग अपना रिएक्शन लिखते हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ का फॉर रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो इन लोगों को पहले हम लोग लिखेंगे डाइल्यूट HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब बस ये देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है, कैल्शियम यहाँ एक है, यहाँ एक है, क्लोराइड यहाँ पर अकेला है, यहाँ पे क्लोराइड 2 है, तो हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्लोराइड को 2 कर देना पड़ेगा। बोलोगे सर ये तो आप नहीं बताया बैलेंसिंग करने के लिए, तो आपको बैलेंसिंग करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है, ये जस्ट इस क्वेश्चन में आ गया है, इस वजह से मैं कर दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में बैलेंसिंग करने नहीं आएगा। 2HCl, अब हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से है तो बैलेंसिंग हो गई। देखिए आपको और करना नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या कर रहे, देखिए ध्यान से, अब हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है किसका, वही एटॉमिक वेट का यूज़ करके जो आपको स्क्रीनशॉट दिया है, एटॉमिक वेट नॉट एटॉमिक नंबर, उसमें 3 ब्लॉक्ड है। पहला वाला जो है वो एटॉमिक नंबर है, उसके बाद नंबर ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट्स है, उसके बाद सिंबल है, सिंबल के बाद क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का वैल्यू यूज़ करना है। तो HCl, देखो HCl के अंदर में कौन कौन प्रेजेंट है, एक है H का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में गिवन भी दिया हुआ रहता है, H का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ, Cl का वैल्यू कितना दिया हुआ, अच्छा ये जो H के बाद जब जो यूज़ होगा वो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा। जब सिर्फ एक ही एलिमेंट का हम लोग मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो वो मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाता है तो वो प्लस में जाता है। तो Cl का कितना हो गया, 35.5, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, ये कितना हो गया, 36.5 ग्राम। CaCO3 का निकालो, CaCO3 का कितना होगा, Ca का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, तो अपना वो चार्ट से देख सकते हो। कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और देखो यहाँ पे 3 है, इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 40 और ये मिलके हो गया 52, 48, टोटली कितना हो गया ये 100 ग्राम। अब इसका देखो कैल्शियम क्लोराइड 40 प्लस 35.5 इंटू 2, क्यों 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 40 प्लस 71, $111 ग्राम। अब यहाँ देखो, ये तो इसका हो गया, CO2 का कितना होता है, C का हो गया तुम्हारा 12, O का 16 इंटू 2, 12 कितना हो गया 44 ग्राम। H2O का देख लो कितना होता है, 1 इंटू 2, 1 दिया हुआ बाबू यहाँ पे, O का 16, कितना हो गया 18 ग्राम। सारा लिख दिया हम लोग, यस सर लिख दिए। अब देखो क्या करना हम लोग को, हम लोग से पूछ क्या रहा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड, कितना ग्राम ऑफ HCl ज़रूरत पड़ेगा टू प्रिपेयर, क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने में, क्या चीज़ प्रिपेयर करने में, 55.5 ग्राम ऑफ CaCl2, 55.5 ग्राम CaCl2, अभी तो 111 बन रहा है, 55.5 ग्राम ऑफ CaCl2 बनाने में कितना लगेगा, और क्या क्या चीज़ बोला, 22.0 ग्राम, ये सब का वैल्यूज़ दिया हुआ है। अगर हम लोग ये सारा चीज़ नहीं भी निकाले होते, अगर हम लोग ये सारा चीज़ नहीं भी निकाले होते हैं, तो अगर देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, तुम लोग का मेहनत बेकार नहीं जाएगा। देखो जो जो चीज़ पहले वैल्यूज़ दिया हुआ वो सबको नीचे लिखते हैं, किसका किसका चीज़ दिया हुआ,
55.5 ग्राम ऑफ CaCl2। और क्या दिया हुआ है? 22.0 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9.0 ग्राम ऑफ H2O। 9.0 ऐसे ज़ीरो को कोई वैल्यू नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ CaCO3 50.0 ग्राम कितना HCl ज़रूरत पड़ेगा? देखो सबका वैल्यू दे दिया है, सिर्फ HCl का वैल्यू नहीं दिया है। पूछ रहा है HCl का वैल्यू कितना ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, ये सारा कंपाउंड का वैल्यू दे दिया है। यानी कि समझ लो ऐसा बात है कि ये तो अच्छा देखो ये रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में और ये सारा प्रोडक्ट बन रहा है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 चीज़ मिलकर 3 प्रोडक्ट बन रहा है। हम लोग के पास एक प्रोडक्ट का कमी है, खाली हम लोग को पूछ रहा बावर्ची शेफ़ पूछ रहा है कि ये मुझे कितना केजी दीजिएगा या ये मुझे कितना लीटर दीजिएगा, तो मैं ये सामान बना दूंगा। तो बस मुझे ये क्या करना है, ग्रोसरी वाले के पास जाना है और उससे वो चीज़ वज़न करवाना है या उसका वॉल्यूम मालूम करना है। उसके लिए कभी कोई चीज़ जो हम लोग को नहीं मालूम होता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लेट जाते हैं। लेट मत जाना बच्चे, यहाँ लेट करना है। क्या करना है इसको, लेट द वैल्यू ऑफ वेट बी x। हम लोग मास को क्या कर दिए, लेट गए, ठीक है। हाँ वो मत लेट जाना, बिस्तर पर नहीं लेट जाना। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हम लोग पढ़े थे, सम ऑफ टोटल सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का सम टोटल और सम टोटल ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जितना भी बनेगा उसका भी मास का सम टोटल हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ये बराबर किसका होगा, इन तीनों का एडिशन का। इन दोनों को एक साथ लिखो, इन तीनों को एक साथ लिख दो, यानी कि x प्लस 50, अच्छा ये 0 हटा दो, इज इक्वल्स टू 50.5 प्लस 20 प्लस 9। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 77.5 प्लस 9, x 50 को वहाँ भेज दो, (86.5) माइनस 50। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 36.5 ग्राम। क्यों, हम लोग के वेट निकाल रहे हैं। पूछा क्या था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जिसको माने थे, हम लोग किसको माने थे, HCl का वैल्यू को। तो कितना ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर होगा, 36.5 ग्राम ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस लिखना ज़रूर है। सोचो इसमें तुमको कितना मार्क्स मिलने वाला है, 3 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे ग्रुप डी में, क्वेश्चन नंबर 4.2 में, राइट। अब इससे रिलेटेड अब तुम देखो, मैं इसके जस्ट बाद देने वाला हूँ 2022 का क्वेश्चन, जो एज इट इज़ किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तुम देखोगे बोलोगे कि सर कैसे इतना इजी क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और ये 3 मार्क्स कंटेन करता है। इसमें कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, लेकिन गिवन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो सेंटेंस यूज़ कर दिया गया है उसका हम लोग को अर्थ नहीं पता है। अर्थ मतलब मीनिंग, जैसे कि बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ 40 ग्राम ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम अगर पता नहीं होगा तो उसका हम लोग सिंबल कैसे यूज़ करेंगे, इस वजह से वो स्क्रीनशॉट मैंने लेने बोला था वो उस पेज का। अगर उसमें नेम ऑफ द एलिमेंट्स देखोगे एल्युमिनियम, उसका सिंबल क्या होगा, Al, राइट। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। और मेटेलिक ऑक्साइड उसमें नहीं दिया होगा, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मेटल बहुत होता है, बहुत सारा होता है। ऑक्साइड जनरली क्या होता है, O2 या O3 लिया जाता है। मेटल के साथ जब भी होगा O तो वो ऑक्साइड का O3 फॉर्मेट में होता है। मेटल जो कि बहुत सारा यूज़ हो सकता है, यहाँ पे तो कोई मेटल फिक्स नहीं किया गया, तो हम लोग यहाँ मेटल को M से डिनोट करेंगे। और मेटल अपना O के साथ में 2 फॉर्मेट में होता है। 2 मीन्स मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में है, यानी उसमें 2 एटम होगा। 2 यहाँ नीचे लिखा गया, मतलब मेटल अपना 2 एटमिक फॉर्मेट में, और वो अपना 3 एटमिक फॉर्मेट में। 3 ऑक्सीजन का एटम मिलकर यहाँ मॉलिक्यूल बनाया है, और मेटल अपना 2 एटम मिलकर इसके साथ एटम बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाया है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड, और ये हो गया एल्युमिनियम। अब आगे पढ़ते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जब रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, कब, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर देने पर कितना अमाउंट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड है, विथ 40 ग्राम ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, कॉमा देकर बोल रहा है 28 ग्राम ऑफ मेटल एंड 25 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। सर नहीं समझ में आया क्या बात बोला। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तब क्या बन रहा है, 28 ग्राम ऑफ मेटल बन रहा है। था तो मेटल ऑक्साइड, लेकिन बन क्या रहा, मेटल बन रहा। मेटल तो था ही नहीं, था तो मेटेलिक ऑक्साइड। और दूसरा क्या चीज़ बन रहा है, 25.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो था एल्युमिनियम, अब बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी हो क्या रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड में से मेटल हट जा रहा है, और एडिशन किसका हो जा रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड के साथ एडिशन हो जाएगा। यानी कि अगर इसका हम लोग यहाँ पे रिएक्शन बनाए तो वो होगा क्या, एल्युमिनियम को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल Al से, और मेटल ऑक्साइड को जो हम लोग अभी लिखे हैं जनरल टर्म M2 और O3 से। रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम M का जगह ले लेगा, यानी Al2 और O3 रहेगा, और मेटल क्या बनेगा, M तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या बनाएगा, M2 ही रहेगा। लेकिन Al2 कहाँ से आएगा, जब हम लोग यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे तब जाकर आएगा ना M2, L2 तो अपने से नहीं आएगा। अब देखो जो जो चीज़ यहाँ पे यूज़ किया उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऊपर देखो 40 ग्राम ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड को यूज़ किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 ग्राम। जब 40 ग्राम मेटेलिक ऑक्साइड को यूज़ किया था, जब हाई टेम्परेचर लिया तो हम लोग यहाँ हाई टेम्परेचर, सर ये क्या बना रहा है हाई टेम्परेचर, ये डेल्टा इसको बोलते हैं। इसको डेल्टा का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, या तुम हाई टेम्परेचर भी यूज लिख सकते हो, हाई टेम्परेचर। जब 40 ग्राम ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड को यूज़ किया गया था एल्युमिनियम के साथ, तो क्या बना था, 28 ग्राम ऑफ मेटल। यानी मेटल का कितना वेट बता रहा है, 28 ग्राम, और 25.5 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका वेट कितना बता रहा है, 25.5 ग्राम। पूछ रहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम आर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्युमिनियम का कितना वेट यूज़ किया गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन याद आया क्या, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, यानी ये दोनों क्या हुआ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो दो चीज़ आपस में मिलता है और कोई नया चीज़ का फॉर्मेशन करता है, जो दो चीज़ मिलता है केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो नया चीज़ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होगा उसका क्या, उसका मास का हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, और उसको बराबर किसके दिखाते हैं, प्रोडक्ट के मास का। वो सब क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग को वैसे लिख के बताना पड़ेगा। कैसे लिख के बताएंगे, अच्छा से लिख कर, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली क्या होगा भाई, सम टोटल
of mass of reactant is equals to sum total of mass of प्रोडक्ट। अब सम टोटल ऑफ मास, ये रिएक्टेंट का मास है, ये इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास, ये जो नया चीज़ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। x + 40 उन दोनों का ऐड करके कितना आया, 25 मिलके 50 हो जाता है, उसमें से 3 ज़्यादा है यानी कि 53.5। x को यहीं रोक दिए, 53.5, 40 वहाँ आ गया तो -40 इक्वल्स टू के इस तरफ कोई नंबर रहता है पॉजिटिव नंबर में, कोई भी साइन में हो, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। कितना बचेगा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 13.5 ग्राम। ये जो वैल्यू आया किसका आया, ये ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, यानी कितना एल्युमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा, 13 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा इस रिएक्शन को होने के लिए। इस पर तुमको कितना मार्क्स मिल गया, ये सम्स बनाने पर +3 मार्क्स मिल गया। एग्जामिनर नहीं कट कर सकता है। थ्योरीज़ में भले कट करने का चांसेस होता है तुम्हारा राइटिंग्स के बेस पे किसी भी तरीके से सेंटेंस ख़राब होने पर, लेकिन न्यूमेरिकल्स में गलती होने का चांसेस कम होता है क्योंकि तुम न्यूमेरिकल्स बना रहे हो। अगर गलत नहीं करोगे तो +3 मिल जाएगा जैसे मैथ्स में होता है। ठीक है, तो कोशिश करो वो सारा जो तुम्हारा चार्ट तुमको दिया गया है उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करो। और तुम न्यूमेरिकल्स देख ही लियो, 2022 में तुमको ऐसा सम्स आया है जैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में दिया, एज इट इज़ उठाकर तुमको ऐसे दे दिया जैसे लग रहा है कि तुम जिससे पहले जो टॉपिक पढ़े तो उसको उठाकर ऐसे रख दिया है क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसा बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चंस का मैंने एक सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजिक प्लान करके एक चार्ट रेडी किया है। वही सारा क्वेश्चंस को ही सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया वो सारा करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो पूछा गया और वो रिपीटेड रहता है। तो वो क्वेश्चंस कर लेने से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप ज़्यादा परफेक्टली फिट हो जाओगे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के तौर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते, काफ़ी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जैसे ये 2022 का हो गया तो 2023 और उससे प्रीवियस 2021 या 2020 का, 2019 का, 2018, 2017 ये कोशिश करेंगे इसका क्वेश्चंस करने का। सारा क्वेश्चंस तो मैं नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस का जो स्क्रीनशॉट्स होगा या PDF होगा वो लिंक पे छोड़ देंगे, वो आप लोग बनाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं बना दूँ उससे काम बनेगा नहीं। आप जब तक बनाइएगा और आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरा क्लास।